स्वामी जी आप बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी देने में अच्छा लग रहा है। संकल्प, हम किसी भी चीज की जब हम कुछ प्रतिज्ञा करते हैं उसको संकल्प कहते हैं। तो हम कोई भी कार्य जब करते हैं उससे पहले हम उस कार्य के प्रति संकल्पित होते हैं, उसको संकल्प कहते हैं, प्रतिज्ञा। तो जो हमारा पुरोहित होता है, पंडित कहते हैं, तो वो जल हाथ में दे करके संकल्प करवाता है, उसमें गोत्र आता है। तो हमारे यहां गोत्र की कई व्यवस्थाएं हैं। केवल 4 वर्गों में मनुष्यों को बांटा गया था भारतवर्ष में। इसके बाद उसमें 3 शब्द आते थे और बाद में सबको एक ही गोत्र में रखा गया, कश्यप गोत्र में रखा गया। हम संतों की परंपरा में जब हम साधु बन जाते हैं तो हम सबका गोत्र अच्युत हो जाता है, हम भगवान के गोत्र में हो गए। ठीक है, तो हम लोग संकल्प पढ़ते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं तो हम अच्युत गोत्र बोलते हैं। हम न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न किसी भी वर्ण में नहीं आते। तो जब हम सभी भारत हो जाएंगे तो हम भारत ही गोत्र ही होगा और उसको ही वही उच्चारण होगा सभी लोग। आपका तो समझ में आ गया, आपने तो मैं आपको बता रहा हूँ, शिखा भी तोड़ दी, जनेऊ भी तोड़ दिया, आपने तो मान लिया। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं जो व्यवस्था अंदर फैली है, हाँ, भारत तक यहाँ तो ये व्यवस्था है तो भारत भी नहीं है। वो तो कह रहा है कि हम तो फला रीजन के रहने वाले। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी भारतवंशी को कह रहे हैं, भारतवंशी वहां पे संकल्प लेके पढ़ता है। हाँ, संकल्प लेगा पढ़ना, वो भारतीय वंशी कहेगा, अपने पिता का नाम लेता है। हाँ, फिर वो अपना, देखिए मॉडर्निटी में निजता जो है, मॉडर्निटी में निजता जो है, व्यक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो यूनिट है बहुत महत्वपूर्ण, उसको अलग होकर सोचना बहुत मुश्किल होगा। तो इस पूरी संकल्पना में जब आप कहते हैं सिर्फ भारत है, तो भारत की संकल्पना में जो यादव है, जो वाल्मीकि है, जो गौतम है, उसके राइट्स जो है वो आप कैसे बचाएंगे, ये मुझे जानना है। कैसे राइट्स बचाएंगे? काम तो मुश्किल है क्योंकि हम बहुत जो है ऐसी परंपरा से आ रहे हैं। नहीं, उत्तर देना और उसको ग्रहण करना वो अलग अलग मैटर है। भारत बहुत प्राचीन है। देखिए सभी धर्मों में लोग हुए, उनसे धर्म चले, लेकिन हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है इसका कोई प्रवर्तक नहीं हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं है। गुरुजी आपको ये नहीं लगता कि एक इस देश में क्राइसिस जो है सिर्फ उमा जी की, जैसे उमा जी ने कहा वो जो संकल्पना है वो सबसे बढ़िया संकल्पना है। क्षमा चाहूंगा, बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगी वो मैं कहना चाहूंगा। जो प्रेम की भाषा है इनकी, जो प्रेम का जो सूत्रपात करते हैं वो अद्भुत है इस देश की, वो अद्भुत देन है पूरी दुनिया की फिलॉसफी को। उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं दी। प्रेम से तोड़ा जा सकता है, वो बहुत बड़ी चीज है जिसने जो बात उन्होंने कही। लेकिन मुश्किल क्या है, इस देश की क्राइसिस क्या है इस समय? वो क्राइसिस है हमारे पास कोई लीडर नहीं है। जिस दिन उमा जी खड़े हो जाएंगे, व्यक्तित्व बन जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे उस दिन। भाई जब आप कहते हैं कि एकला चलो जब बात करते हैं, जब आप कहते हो, जब सुब्रमण्यम भारती कहता है तो हम भी वहां चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी है, वो खड़ा होता है, व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, हम सब जुड़ जाते हैं। आप कैरेक्टर्स खड़ा करो, आप नेता खड़ा करो, हम सब लोग चलने को तैयार हैं। भारत स्वयं में एक हो जाएगा, अलग है ही नहीं, सब एक हो जाएगा। अब इसका उत्तर है भरत से भारत पड़ा, हम सभी का गोत्र भरत ही है, भरत है, भारत है। यदि कोई ब्राह्मण पूछता है गोत्र तो हम अपना भारत गोत्र बता सकते हैं। और संकल्प तो एक मूलवादी कोई ऐसी परंपरा नहीं है, वो एक हमारी वो प्रतिज्ञा है आजाद। मैं कुछ बोलना चाहूंगा प्रतीक जी। अच्छी बात यह है कि आपने इतने अच्छे से सुना, और चूंकि आप खुद एक बुद्धिजीवी हैं, एक प्रखर पत्रकार हैं, और एक इस देश के, जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आपने बड़ी ईमानदारी से अपने जीवन में इसका निर्वहन भी किया है, जहां तक जितना मैं जानता रहा हूं। और प्रश्न भी आपने बड़े जिम्मेदारी वाले पूछे, बड़े महत्वपूर्ण पूछे, जैसे कि
ये बड़ी अच्छी बात होती है, संगोष्ठी है, परिचर्चा है। और या तो शिवाजी ने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए और आपने भी उनसे मिलता जुलता सा ही कुछ प्रश्न किया, बस थोड़ा सा भाषाओं का अंतर था, मगर प्रश्न वैसा ही कुछ था। वो अभी इसी की बात कर रही थी कि क्या ये स्वीकारोक्ति इतनी गहरी हो पाएगी, और आप भी यही पूछ रहे हैं कि क्या ये स्वीकारोक्ति इतनी गहरी हो पाएगी। तो मैं स्वामी जी की तरफ से उत्तर देना चाह रहा हूं पहली बात की गोत्र पढ़ने के ऊपर। निसंदेह रूप से यदि आज मैं ये कहता हूं कि आपको अपना गोत्र भी छोड़ना है, आपको अपनी प्रांतीयता और क्षेत्रीयता भी छोड़नी है, सारी चीजें, और आपको अपने विवाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार में किसी भी जगह आपको भारत गोत्र लगा के करना है, तो मुझे इसका 100% यकीन है कि शायद ये 2, 4, 10 लोग भी जो मेरे साथ हैं वो भी मुझे छोड़ जाएंगे अगले घंटे। ठीक है ना? तो मेरा एक अलग ही तरह से इस पूरे विषय को लेकर के कहना था, जैसा कि दार्शनिक एक सूत्र है कि जब तुमको ध्रुव तारे को देखना हो तो तुमको पहले सूर्य को देखना पड़ता है उसके बगल में। ये नियम है दर्शन का, छोटे तारे से बड़े तारे की ओर हम मूव कर जाते हैं। ठीक है ना? किसी को सूर्य ना समझ में आए तो सप्तऋषि से दिखाना शुरू करते हैं, ये रूल होता है। हम वास्तव में उस गहरी संकीर्णता तक पहुंचना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका होना चाहिए वो बड़ा ही वैल्यूएबल होना चाहिए। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले जब आप लोगों से आग्रह किया तो भी मैंने कहा कि अगर आपका कॉन्शियस अलाउ करता है तो, मैंने कमीशन जब एक बात को कहता है तो दरअसल वो ऑर्डर बन जाती है। और एक जनतांत्रिक देश में कम से कम हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो ये होनी चाहिए कि शिवाजी अपना नाम शिवा रखेंगी कि भारत लगाएंगे कि नहीं, ये उनकी स्वतंत्रता, हम एक कमीशन से कैसे लाद देंगे। ठीक ऐसा ही एक सवाल मेरे जहन में आ जाता है कि फिर हमारे ऊपर कुछ चीजें लादी हुई हैं। यदि हम आरक्षण की बात करते, रिजर्वेशन की, तो काफी हद तक ये लादा सा लगने लगा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है इस वक्त अगर आप ठीक से केवल वाराणसी जैसे शहर में पंडितों पर सर्वे कर ले तो उनकी हालत दलितों से भी बदतर है। घर में खाने को ठिकाना नहीं है, लेकिन चूंकि वो बेचारे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी तरह से तमाम मुस्लिम जातियां हैं जो बस बड़ी हैं, इसकी वजह से उनको कहीं कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इस देश में आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार कहे कि हम पुनर्विचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो लोग जो अनायास इसका लाभ उठा रहे हैं वो विरोधी हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा एक दूसरा ही मेरा एक आधार है सोचने का। मुझे लगता है आओ पहले हम एक प्लेटफॉर्म पे कहीं खड़े होने की कोशिश करते हैं। जब एक दलित कहेगा दलित नहीं हम भारत हैं, जैसे यहां पर भी सुदीप्त हमारे साथ हैं, ये ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं और जेएनयू के छात्र हैं और दलित है इस तरह से। और सबसे पहले दिल्ली शहर के अंदर इन्होंने अपने नाम के साथ भारत लगाया जेएनयू के अंदर, और उतना ही नहीं किया, आज इनकी लीडरशिप में जेएनयू के अंदर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, जो जेएनयू के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये जेएनयू इस चीज के लिए प्रख्यात या कुख्यात है कि वहां पर आप किसी भी तरह की दार्शनिक और आध्यात्मिक गतिविधियां नहीं कर सकते जब तक कि वो वामपंथी विचारधारा का पोषक न हो। और दलितों को वर्गलाया जाता है, बार बार ये कह करके, जेएनयू की बात नहीं है, तमाम बुद्धिजीवियों द्वारा दलितों को, जैसा बहुत अच्छी बात शिवाजी ने कही थी कि मूर्ख बनाते हैं कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए, हमारी भीड़ को हम पागल कर लेते हैं। तो हम ये समझाते हैं तुलसी ने केवल गाली दी है दलितों को, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको ढोल गवार शूद्र पशु नारी याद रहता है, आपको शबरी याद नहीं रहती, आपको जटायु याद नहीं रहता है, आपको बाकी कोई कथा याद नहीं रहती है। ठीक है ना? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि हम परिवर्तन, और इनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया कि सर आप बदल लीजिए, इनकी अपनी थी। दूसरी हमारे अनामिका, वो भी एससी से बिलोंग करती हैं और उन्होंने भी अपने नाम के साथ उन्होंने भारत लगाया। इस तरह से कई और भी लोग हैं जो इस तरीके से अलग अलग जातियों को बिलोंग करते हैं और लगा रहे हैं। मुमताज जी जो हमारे साथ बैठी है, भी जुलाहा बिरादरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने नाम के साथ भारत लगाया बनारस में। जिस लड़के ने सबसे पहले भारत लगाने का अनाउंसमेंट किया, वो भी मैं आपको बता दूं कि कोई मेरे फोर्स पे नहीं किया गया, हम भारत है, मैंने कॉल किया 3 साल से, लेकिन
पिछले दिनों 22 सितंबर को पहली बार साकिब खान एक लड़का और विशाल वर्मा एक लड़का, ये दोनों अपने से कहते हैं कि हम आज से भारत होने की घोषणा करते हैं। उनके कॉन्सियस ने कहा, वो भारत में 50 मुसलमान और बहुत से हिंदू होते चले जा रहे हैं। अभी अजीत जी बिहार में थे, वहां पे कई 100 और 1000 की संख्या में लोग भारत बनने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो वो सब अपने कॉन्सियस से हो रहे हैं, और जब हम अपने कॉन्सियस से बदलते हैं तो हम सचमुच बदल जाते हैं। 1 मिनट छोटे से उदाहरण से सिर्फ अपनी बात करूंगा खत्म आपके इस प्रश्न के जवाब में, कि यही सारे सवाल तब भी थे। मुझे वैसे माफ करें वो सारे मुस्लिम वर्ग के लोग, और गलती से ये ना समझे कि मैं कोई पैगंबरी का दावा कर रहा हूं, लेकिन जब पैगंबर साहब ने ये बात कही फारहान की पहाड़ी पर चढ़ करके कि तुम बताओ कि क्या तुम्हें यकीन है मुझ पर, क्या मैं एक सादिक, एक साफ इंसान हूं, ईमानदार। सारे मक्का वालों ने कहा यकीन करते हैं मोहम्मद, तुम एक साफ इंसान हो, पाक इंसान हो, तुम्हारी बात पर हमें भरोसा है। उन्होंने कहा अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पहाड़ी के पीछे से दूसरे देश की सेनाएं आ रही हैं तो ऊपर चढ़ाई करने दूसरे का, तुम मानोगे? सबने कहा हम मान लेंगे, हम तलवारें खींच लेंगे। उसने कहा तो लो मैं तुमसे एक हकीकत कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है सिवा अल्लाह के। सबने कहा बिल्कुल ठीक, हमने माना। फिर उसने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह, सबने कहा ना 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 ना, ये नहीं मानने वाले। पहला वाला हिस्सा तो एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा नहीं करेंगे। और इसी में वो पूरी हिजरत की कहानी है, इसी में वो संघर्ष है मक्का मदीना के दरमियान जो पैगंबर साहब चलते हैं, और अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए जो जद्दोजहद है, जो लड़ाइयां लड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं छोटा सा खित्ता जमीन का, वो अपने कबीलों के खुदाओं को मिटाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन आज उस अरब के उसी खित्ते पर आपको एक भी मिट्टी का खुदा नहीं मिलता है। समय अपने आप परिवर्तन कर देता है अगर आपकी परिकल्पना ईमानदारी के साथ और वैज्ञानिकता से भरी। आज हर मुसलमान जो भारत में बैठा है वो भी अपने को मुसलमान कह रहा है, अपने को कहता है कि और मेरा रसूल मोहम्मद है और मेरा खुदा वो है। आखिर ये परिवर्तन हुआ। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर हम भारत में वास्तव में भारतीय धर्म की परिकल्पना करते हैं तो हमको इतना तो कहना सीखना पड़ेगा, कम से कम कुछ चिंतक तो शुरू करें इसे कहना। और आपने कहा कि नेता, तो निश्चित रूप से ये बात तो स्पष्ट है कि इस देश की बड़ी भारी समस्या ये भी है कि हमेशा नेता चाहिए। और मैं इस बात को कहना लीडर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखिए कितनी मजेदार बात है ये मुहिम, कि इसमें एक भी वृद्ध नहीं है, एक भी नेता नहीं है, बल्कि हर एक लड़का, हर एक लड़की जो बिल्कुल युवा है, ये खुद कह रहा है कि हम इस यंगिस्तान के नेता हैं और हमने तय किया है कि हम इस देश को बदलेंगे, एक नई दिशा में ले जाएंगे। तो हमें इनके नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, आजकल सारे युवा ही बदल रहे हैं, ये अच्छी बात है, बदले। मैंने बार बार कहा बदले। तो अगर बहुत से विध्वंसात्मक है तो कुछ सृजनात्मक भी तो होंगे। तो हम उन सृजनात्मक युवाओं को नेतृत्व करता समझे, हम समझे कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और बाकी नेता बनाना तो आप लोग का काम है। ये विचारों से अपने हाथ में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना इतना समय दिया, और बहुत सारे लोग और भी थे कहने को, लेकिन हम लोगों का समय पूरा हो चुका है हमारा समय। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा और फिर से गुजारिश करूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट करते हुए आप सब अगर हो सके तो 26 जनवरी के दिन अपने नाम के आगे भारत लगाने की मुहिम शुरू करें, और बाकी और भी चर्चाएं होती रहेंगी निरंतर, और हम उम्मीद करें कि आपके सवाल भी रहे और हम लोगों के जवाब भी आते रहे। मैं अब कार्यक्रम के समापन के लिए अवध भारत को बुलाना चाहूंगा कि वो आए। और सबसे पहले आए यहाँ पर सभी लोगों का मैं नमस्कार करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस की जयंती होते हुए मैं सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूँ, और आखिर में यहाँ बैठे हुए सभी लोग जो महानुभाव आए हैं उनको नमन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग यहाँ आए और इस संगोष्ठी को पर चर्चा का रूप दिया, और भारत के विषय में हम लोगों ने काफी देर तक चर्चाएं की। तो मैं ज्यादा तो नहीं, क्योंकि समय कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 2 शब्द कह करके पीछे चाय आप लोगों का इंतजार कर रही है। लेकिन फिर भी कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, कब तक ये उन्माद हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद सिवालों के झगड़े वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने